शायद उसे किसी इंसान के हाँ का ही इंतज़ार था। वो बस इतना ही तो चाहता था कि कोई उसके इस घिनौने रूप को नज़रअंदाज कर उसकी मदद के लिए आगे आए। और ये पहला इंसान था जावेद। जावेद का हाल अभी भी बहुत बुरा था। उसे लिली की चिंता हो रही थी। लिली जो बेहाल सी इस वक्त उनके ही वैन में बैठी थी। जावेद ने गौर नहीं किया, लेकिन इस वक्त गीनू के चेहरे में संतुष्टि के सुंदर भाव नजर आ रहे थे। उसके नुकीले दांते अंदर की तरफ धंस गए थे और वो हौले हौले मुस्कुरा रहा था। इधर जावेद ने हकलाते हुए कहा, तुम्हें कहाँ दर्द है? बताओ, मैं दर्द मिटाने की कई तरह की जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ। जिनों के चेहरे के भाव बदले और लगभग गुर्राते हुए उसने कहा, मेरा दर्द कोई नहीं मिटा सकता। तुम बस एक काम करो, आज से 1.5 साल पहले जन्मे किसी ऐसे बच्चे को ढूंढो जिसका जन्म 10:52 में हुआ हो, और हाँ, उसे दर्द नहीं होता। इसी शहर में कहीं होगा वो। उसे ढूंढकर 5 दिनों के भीतर मेरे पास ले आओ, वरना वैन में बैठी वो लड़की मेरे कब्जे में भूखे प्यासे मर जाएगी। कि क्या? लिली? लिली को देख लिया तुमने? कहाँ है वो? जावेद को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ आने से पहले ही उसने लिली को अपने कब्जे में कर लिया था। उसकी मदद करने के अलावा अब उसके पास कोई चारा ही नहीं था। भारी कदमों से वो खेत से बाहर सड़क की तरफ चला गया। भोर की हल्की उजास में उसने वैन बिल्कुल खाली देखी। अगल बगल लिली की मौजूदगी के कोई निशान नहीं थे, लेकिन एक बात जो उसे बेहद अजीब लगी, वैन के भीतर ना जाने कहाँ से बालों के अनगिनत गुच्छे आ गए थे। सीट पर इधर उधर फैले गंदे बालों की गुच्छे। इसका मतलब था लिली को यहाँ से लेकर जाने वाला गीनू नहीं था। जावेद ने उन बालों को गाड़ी से निकाल कर फेंक दिया था, लेकिन भूरे कीड़े उसकी वैन में कब्जा जमा चुके थे। यहाँ से निकलकर जावेद सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। आखिर उसने अपने दोनों दोस्त खोए हैं और लिली लापता हो गई है, लेकिन शायद उसने यही सबसे बड़ी गलती कर डाली। वो टूटे फूटे दीवारों का एक बेहद पुराना कमरा था। सीलन की बदबूदार महक और चमगादड़ों के मलमूत्र की बदबू की वजह से वो जगह अच्छी खासी घिनौनी हो रखी थी। लिली उस वक्त वैन में बैठी अपने दोस्तों की राह ही ताक रही थी, जब घबराई हुई एक बच्ची उसके वैन की खिड़की में हाथ पीटने लगी। वो 7-8 साल की कोई बच्ची थी। अंधेरे में लिली बस उसकी काया ही देख पा रही थी। उसके चेहरे में वातावरण से भी अधिक अंधेरा था। कंधे से नीचे बाल थे और हाथों में एक गुड़िया थी। एक ऐसी गुड़िया जो बिल्कुल जीवंत लग रही थी। लिली पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन अब और अधिक घबरा गई। उसने धीरे धीरे खिड़की के कांच को नीचे उतारा। कौन हो? क्या चाहिए? देखो, इतनी रात को खेतों में अकेले घूमना अच्छा नहीं है। जाओ, अपने घर चले जाओ। लिली की आवाज में अभी भी घबराहट साफ झलक रही थी। तुम्हारे दोस्त वहाँ हैं, पुराने कुएं के पास। एक पर किसी ने हमला कर दिया है, तुम्हें बुला रहे हैं। चलो मेरे साथ। बिल्कुल सपाट तरीके से कहा था उसने। वो लड़की जो अब भी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्त के घायल होने की बात ने लिली को अब कुछ समझने की शक्ति नहीं दी। वो हड़बड़ा कर वैन से उतरी और उस छोटी लड़की के पीछे तेजी से चलने लगी। लेकिन उस लड़की की चाल ऐसी थी जैसे वो जमीन पर चल नहीं रही, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही हो। लिली ने गौर किया था इस पर, और तभी उसके जिस्म में एक अजीब सी झुरझुरी सी फैलने लगी थी। बहुत देर तक वो उसके पीछे चलती रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो कोई गलती कर रही है। भोर की हल्की रोशनी आने लगी थी और इस रोशनी में लिली ने साफ देखा उस लड़की के पैर वाकई जमीन से थोड़े ऊपर ही तैर रहे थे। लिली के सीने में जैसे कोई बड़ा पत्थर आकर गिरा हो। वो
आगे नहीं चल पा रही थी। वो वहीं रुककर एकटक उस लड़की को आगे जाते हुए देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर दूर जाकर वो रुक गई। वो पीछे मुड़ी और उसे सामने से देखकर लिली अपना होश खोने लगी। चेहरे की चमड़ी इतनी सफ़ेद जैसे वो ना जाने कब से पानी में डूबी हो। आंखें बिल्कुल सफ़ेद और दांत जिस पर काई जम गई थी। होंठ तो गल कर खत्म होने ही वाले थे। नाक का भी यही हाल था। बाल अजीब तरह से उलझे हुए थे और उसकी पहनी फ्रॉक से लगातार पानी टपक रहा था। लिली बेहोश होने ही वाली थी, लेकिन उसकी बेहोशी में उसे समझ आया कि उसके ज़मीन में गिरने से ठीक पहले वो लड़की जो असल में प्रज्ञा की रूह थी, वो उसी तरह हवा में लहरा के तेज़ी से उसके करीब पहुंची और उसके पीछे पोनी की हुई चोटी को पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। लिली को जब होश आया तो वो उसी टूटी फूटी बदबूदार कमरे में थी। किसी समय ये कमरा सुब्रतो दास और उनकी पत्नी नीलिमा जी का हुआ करता था। आज जर्जरता के आखिरी चरम पर था, और कहते हैं ना, खाली जगह अक्सर शैतानों से भरी होती है। इस घर का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। घर के भीतर इधर उधर जंगली पौधे उगाए थे। आंगन में कभी बरगद का एक पेड़ था जिसकी जड़ों ने अब इस घर के फर्श को तोड़ दिया था। घर के भीतर जड़ें फैल गई थी। लिली चुपचाप बैठी इन सबको देख रही थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी घर से बाहर उसे एक बेहद डरावनी चीख की आवाज़ आई। ऐसी चीख जैसे किसी के जले हुए हाथों में नमक रगड़ दिया गया हो। वो उठकर उस दिशा में दौड़ी। आवाज़ तो कुएं के भीतर से आ रही थी। हाँ, गिनू फिर एक बार फिर कुएं के भीतर बैठा रो रहा था। उधर पता नहीं कुणाल बर्मन के ऊपर फिर से कौन सी मुसीबत आ गई। वो निम्न दर्जे का एक पुलिस स्टेशन था, जैसे कई महीनों से वहाँ कोई केस ही दर्ज नहीं हुआ हो। सभी कर्मचारी अपने अपने कैबिन में सुस्ती से बैठे चाय गुड़क रहे थे। ज़्यादातर छोटे शहरों के छोटे छोटे थानों का यही हाल था। इलाके के लोग पुलिस के लफड़े में पड़ने से बेहतर छोटी छोटी समस्या का हल खुद ही निकाल लेना मुनासिब समझते हैं। यही वजह होती है कि ऐसे थाने के पुलिस कर्मियों की तोंद बाहर और पुलिसिया दिमाग काफ़ी अंदर दसा होता है। जावेद को होश कहाँ था। कल रात से लेकर सुबह तक उसके दिमाग ने बहुत सी अजीब चीज़ें देखी थी। दोस्तों की मौत, अजीब से जानवर का बोलना, अजीब सी शर्तें रखना, और उन शर्तों को पूरा करवाने के लिए उसकी लिली को जब्त कर लेना। वो तेज़ी से पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अभी तक तो वो हांफने भी लगा था। वो अंदर पहुंचा ही था कि शांत वातावरण में हलचल सी मच गई। सभी उसे देख खुसर फुसर करने लगे। तभी थाने का हवलदार एक कोने से उठकर आया और उसने जावेद के शर्ट की कॉलर पकड़ ली। मुंह में ठुसे गुटके के रस को भीतर निकल कर उन्होंने बोलना शुरू किया। काबे, कहीं से चोरी वोरी करके आ रही हो क्या? सुबह सवेरे थाने क्यों चल आया है? आत्मसमर्पण करने तो नहीं आया था? देख, यहाँ आत्मसमर्पण करने का कोई फायदा नहीं। बहुत दिनों से हाथों की खुजली नहीं मिटी। पता क्या कांड करके भागा है तू? अभी तेरी मरहम पट्टी करता हूँ। इतना बोलकर वे अपने शर्ट के बाजुओं को ऊपर चढ़ाने लगे। जावेद ने देखा, सामने ही फ्रंट टेबल पर एक टिप टॉप दर्जे के पुलिस इंस्पेक्टर बैठे थे। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा। सर, मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मैं कोई चोर नहीं हूँ। हम चारों एक यूट्यूब की टीम से हैं। हम कल रात घाटी की तरफ गए थे। आपने भी सुना होगा, वहाँ कोई अजीब सी चीज़ इन दिनों लोगों को परेशान कर रही है। तो हम सब बस उसे ही कवर करने गए थे। आप यकीन नहीं करोगे, वो हमें मिला भी, लेकिन मेरे 2 दोस्त उसके हाथों मारे गए सर, और लिली को गायब कर दिया उसने। क्या कहा? मारे गए? यानी कि खून हुआ है? जावेद की बात सुनकर सीनियर इंस्पेक्टर अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत ही जावेद की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया
और उसे बैठकर उसकी पीठ में हाथ रखकर खड़े हो गए और सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। हालांकि उस घाटी में खून तो पहले भी हुआ था, लेकिन आज तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं की। बोले वाले घाटी के लोग भला क्या किसी भूत पर शिकायत दर्ज करते? उनकी नज़र में वो भूत ही तो था, और जो कुछ भी उन लोगों के साथ हो रहा था उसे वो नियत का खेल समझकर लगभग चुप बैठे थे। सिर्फ पंडितों और बाबाओं के पास जाने के अलावा उन्होंने कोई दूसरा कदम कानून के खिलाफ नहीं बढ़ाया। लेकिन आज पहली बार जावेद ने मौत की खबर सबसे पहले थाने को दी थी। पुलिस की जीप अब घाटी वाले रास्ते से सरपट भाग रही थी। दूसरी तरफ गांव वालों को दो अज्ञात लाश खेतों में मिली थी, जो कि यकीनन अमर और कनक की थी। लेकिन गांव वालों को लग रहा था जैसे गिनू उन्हें सचेत कर रहा है कि वो लोग किसी तरह के बाबाओं को इस घाटी में निमंत्रण न दे। शायद गिनू इस बात के लिए खफा था कि कल ही यहाँ शहर के कई बड़े बाबूजी आकर रुके हैं। आखिर ऐसी अफवाहें ही इन बाबाओं को तरक्की दिलवाते हैं। घाटी का माहौल आज फिर उदासी से भरा था। यहाँ का शांति प्रिय जीवन धीरे धीरे खौफ के गर्त में समाता जा रहा था। उधर बर्मन विला में भी माहौल परेशानी से भरा था। घर का एकमात्र चिराग पिछले 2 दिनों से घर से गायब था। शकुंतला जी कुणाल को लेकर घर से भाग गई थी। इस वक्त वे किसी पुराने फैक्ट्री में थी। ये इसी शहर में था। इलाका थोड़ा सुनसान ही था। किसी समय में ये फैक्ट्री भी आबाद हुआ करता था। फिर बाद में यहाँ एक दिन आग लग गई थी, जिससे पूरी फैक्ट्री सामान सहित ही बर्बाद हो गई। इसके मालिक ने इसे किसी और को बेच जरूर दिया था, लेकिन अब तक इसमें कोई नया काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ सर छुपाने के लिए छत तो था। यह छिपी थी शकुंतला जी। उन्हें पता था कि अखिलेश बर्मन कुणाल को ढूंढने के लिए अपनी जान लगा देंगे, इसीलिए वो मामले के ज़रा सा ठंडा होने का इंतज़ार कर रही थी। फैक्ट्री के पीछे के इलाके में एक बाजार लगता है। शकुंतला जी सोए हुए कुणाल को एक रस्सी से बांधकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए गई थी, और आकर उन्होंने देखा कुणाल नींद से उठ गया था। हालांकि वो अभी भी रस्से से बंधा ही हुआ था, लेकिन रस्से लंबे होने की वजह से वो अपनी जगह से इधर उधर खेल रहा था। खेल में वो एक बोरे के पास गया था, जिसमें से कुछ सफ़ेद धूल सा निकल कर नीचे ही फैला हुआ था। कुणाल उसी पाउडर को दोनों हाथों से रगड़ रहा था और खिलखिलाकर हंस रहा था। जब शकुंतला जी ने जब पास जाकर देखा तो सफ़ेद पाउडर नमक था। शायद फैक्ट्री में कभी किसी मिलाव के लिए नमक मंगवाई गई होगी, लेकिन इस वक्त नमक अन्य कुणाल के बुरे तरह जले हाथों के बीच रगड़ रहा था। ये वही वक्त था जब लिली ने गिनू को कुएं के अंदर रोते हुए सुना। जावेद लगभग दोपहर तक पुलिस के सवालों का जवाब देता रहा। वो अब उकता गया था। वो चाहता था उससे सवाल जवाब करने के बजाय पुलिस लिली की तलाश करे, या फिर शहर में किसी ऐसे बच्चे को ढूंढे जिसे दर्द नहीं होता। अमर और कनक की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। ये वही पोस्टमार्टम घर था जिसके ठीक बगल वाले सरकारी अस्पताल में एक रात कुणाल बर्मन ने जन्म लिया था। शाम ढलने के बाद जावेद को पुलिस की टीम ने छोड़ दिया था। वो अब कनक और अमर के घर वालों के साथ था। लिली की तलाश भी शुरू हो गई थी। सभी जावेद से जानना चाहते थे कि आखिर ये दोनों हत्याएं हुई कैसे। क्या सच में ये किसी जानवर का काम था? नहीं, वो कोई आम जानवर तो नहीं हो सकता। वो इंसानों की भाषा में बोलता है। हाँ, उसके आवाज़ में थोड़ा सा खुरदरापन ज़रूर था, लेकिन उसने साफ साफ मुझे अपनी शर्तें कही थी। जावेद बार बार सबको ये जवाब देता जा रहा था। वे सभी लोग अब शहर के उसी मुर्दा घर के पास थे जिसके ठीक सामने पोस्टमार्टम घर में कनक
और अमल का पोस्टमार्टम हो रहा था। वो एक झुंड था जो जावेद को घेरे में खड़ा था। यहाँ हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ भी थे। बात जंगल में लगी आग की तरह फैल रही थी, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी हुआ। दरअसल जब जावेद गिनू के अजीब से शर्त के बारे में लोगों को बता रहा था, अभी वहाँ मौजूद सरकारी हॉस्पिटल का एक पुराना गार्ड भी था। वो अपने बूढ़े दिमाग पर जोर डाल रहा था। कुछ आधा फंसा उसे याद आ रहा था। हाँ, वो बरसात की एक भयानक रात थी। पूरे शहर में गुप्त अंधेरा फैला था। वो एक बड़े बिजनेसमैन थे जिसकी स्त्री गर्भवती थी और रास्ते पानी की वजह से बंद होने पर उन्हें इसी सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए आना पड़ा था। बहुत मुश्किलों के बाद आखिर उसने जन्म लिया। वो भी तो ऐसा ही था, मतलब वो भी जन्म के बाद रोया नहीं, नर्स के चिकोटियों काटने पर भी नहीं। तभी तो उसे शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में तुरंत भेज दिया गया। ठीक याद नहीं उस दिन तारीख क्या थी, लेकिन बात करीबन 1 साल पहले की ही है। हो सकता है अस्पताल के कागजों से आपको कुछ मिल सके, उसमें तारीख दर्ज होती है ना। ये बात गार्ड ने बड़े एहतियात से जावेद को बताया। जावेद को तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी उससे उस बच्चे के बारे में पता चल जाएगा, और चला भी। हॉस्पिटल की जानकारी से उसे पता चल गया था कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि अखिलेश बर्मन की औलाद कुणाल बर्मन है। अब बात सिर्फ लिली की ही नहीं, जावेद लिली की नहीं थी। जावेद दिल से चाहता था कि वो इस घाटी से हमेशा के लिए चला जाए। घाटी के लोग खौफमुक्त हो जिए। जावेद अब अखिलेश बर्मन के घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि वहाँ जाकर भी वो खाली हाथ ही लौटेगा। कुछ घंटों बाद बर्मन विला में। जावेद, मुझे अखिलेश जी से मिलना है, उनके बेटे के बारे में कुछ बात करनी है। घर का नौकर, क्या आपको उनके बेटे के बारे में कोई खबर मिली है? जावेद, जी हाँ, इसीलिए तो मैं अखिलेश जी से बात करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। घर का नौकर, जी मैं अभी बुलाता हूँ, आप अंदर आके बैठिए ना। घर के नौकर को लगा कि जावेद नाम का शख्स शायद खोए हुए कुणाल बर्मन की कोई खबर लाया। जल्दी ही शायद वो उन्हें मिल जाएगा। उनके कदमों की चाल से ही खुशी झलक रही थी। वो दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास गया और लगभग चिल्लाते हुए ही उसको बताने लगा कि कोई उनके बेटे की खबर लेकर आए। बात पूरे घर में फैल गई और सभी गलियारे में आ गए जहाँ इस वक्त जावेद बैठा था। अखिलेश बर्मन जावेद से अकेले में काफ़ी देर तक बातें करते रहे, लेकिन बाद में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उनका बेटा उनकी नज़रों में शुरू से ही विचित्र था, लेकिन अब एक और अजीब बात अपने बेटे के बारे में सुनकर उसके प्रति खिन्न सा होता। हाँ, ये सच है, इन दिनों वो कुणाल से चिढ़ने लगे थे। उन्हें लगता बेकार ही वो उनके जीवन में आया। शकुंतला जी के साथ कितनी खूबसूरत जिंदगी जी तो रहे थे वो। शकुंतला जी भी अपना सारा ध्यान अखिलेश जी पर ही देती, लेकिन जब से कुणाल का जन्म हुआ है उन्होंने अखिलेश जी से ढंग से बात तक नहीं की। दिन बीतने के साथ साथ शकुंतला जी की मानसिक हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी। ये उनके लिए वाकई चिंता का विषय था। ऊपर से जावेद से मुंह से ये सुनकर एक खतरनाक प्रकार का जीव किसी ऐसे बच्चे को ढूंढ रहा है जिसे दर्द नहीं होता। यहाँ तक कि उसके जो जन्म तारीख और समय बताया था वो भी कुणाल से बखूबी मिलता है। अखिलेश जी हद से ज़्यादा परेशान हो उठे थे। वो तहा चुके थे इन सब से, लेकिन ये तो उनकी परेशानियों की शुरुआत बस थी। आगे उनके साथ क्या क्या दुर्गति होने वाली है इसकी ज़रा सी भी भनक उन्हें नहीं थी। जावेद ने जब सुना कि महज 2 दिन पहले ही उस बच्चे की माँ उसे लेकर भाग गई है, इसे ढूंढते हुए यहाँ तक चला आया था, तो उदासी ने उसे बुरी तरह खेल लिया। किसी तरह उस रात वो लौटकर अपने घर आया। वो शहर में अकेला ही था।
थकान की वजह से उसे नींद जल्दी आ गई थी, लेकिन रात का ये दूसरा पहर था। दूर किसी सूखे पेड़ में बैठा कोई उल्लू अचानक अपने पंख जोर जोर से फड़कने लगा, जैसे कि वो समझ गया था हवा में एक अनचाही सी चीज घुलने लगी है। जावेद गहरी नींद में था तब उसे महसूस हुआ कि पूरे शरीर में कुछ रेंग रहा है, जैसे बहुत छोटे छोटे लेकिन झुंड में कीड़े हो, जैसे जिस्म में काली चींटियां रेंग रही हैं। लेकिन ये काली चींटियां नहीं थी, ये तो उड़ने वाले भूरे घिनौने कीड़े थे। किसी ने करीब से देखा ही थक कहा था, ठीक ऐसे ही कीड़े तो गिन्नू के पीठ में मौजूद बालों में भी होते हैं। ये कीड़ा समझा रहे थे गिन्नू आसपास ही कहीं था। अजीब सी बदबू से पूरा कमरा भर गया था, जैसे कमरे में कई दिनों से कोई सड़ी हुई चीज रखी हो। ओह, सांस लेना जैसे दुर्लभ हो गया है। जावेद नाक मुंह सिकुड़ते हुए उठ बैठा। नींद तो उसकी पहले ही खुल गई थी। कब से उसे महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म में चींटियां रेंग रही हैं। वो हाथ से भगाता तो थोड़ी देर के लिए सभी चींटियां भाग जाती और फिर कुछ देर बाद वापस वही सिहरन। अब तो इस बदबू ने उसे उठकर बैठने को मजबूर ही कर दिया। अपने दोस्तों के साथ वो अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। कभी अपने एक कमरे के घर में लौटता, कभी हफ्तों नहीं आता। घर में था भी कौन जिसके लिए वो यहाँ आता। इसी वजह से हमेशा ही उसे घर में कभी सड़े हुए अंडे, कभी टमाटर तो कभी मरे हुए चूहों की बदबू से रूबरू होना पड़ता था। उसने उठकर फ्रिज खोला। फ्रिज में महीनों से पहले रखा हुआ एक बोतल पानी और सूखी हुई कुछ सब्जियां थी। हालांकि फ्रिज में से भी बदबू आ रही थी, लेकिन इस वक्त जिस बदबू ने कमरे का बुरा हाल कर रखा था, ये वो नहीं था। जावेद अब संशय में पड़ा था। वो कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढ ही रहा था जब कूलर के पीछे उसे वो दिखा। कमरे की डिम लाइट की रोशनी में वो एकटक जावेद को ही बैठा घूर रहा था। जावेद को समझते देर नहीं लगी, ये गिन्नू था। जावेद के कदम पीछे होने लगे। वो कमरे से भाग जाना चाहता था। धीरे धीरे वो उल्टे कदमों से दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बड़ी तेजी से बाहर निकलकर गिन्नू ने पर हमला कर दिया। उसके दोनों पैरों को खींचकर उसे घसीटते हुए कमरे के बिल्कुल बीच में फर्श पर पटक दिया और खुद जाकर उसके सीने में बैठ गया। जावेद की आंखें चौड़ी हो गई। वो इतने करीब से गिन्नू के इस घिनौने रूप को देख रहा था कि गिन्नू अगर इस वक्त उसे छोड़ भी दे फिर भी वो मर जाएगा। गिन्नू की छाती का हिस्सा अजीब सा लचीलापन लिए था और उसकी पीठ के बालों से निकलने वाले कीड़े उसकी छाती के गीलेपन में चिपके हुए थे। दांतों के बीच फंसे इंसानी मांस और इसकी बदबू। फर्श पर लेटी लेटी ही जावेद उल्टियां करने लगा, लेकिन गिन्नू गुर्राते हुए बोला, तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुमसे मदद मांगी थी, अब तुम तो जाओगे ही, तुम्हारे दोस्त भी नहीं बचेगी अब। इधर घुटी घुटी आवाज़ में जावेद ने गिन्नू को बताया कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो बच्चा उसे मिल गया है, लेकिन अपनी ही गुर्राहट की आवाज़ में गिन्नू कहाँ सुन पा रहा था जावेद की लगभग मरी हुई आवाज़। काश गिन्नू ने एक बार जावेद को सुन लिया होता। और तभी कमरे में से एक भयानक चीख उभरी और लेकिन अपने ही गुर्राहट की आवाज़ में गिन्नू कहाँ सुन पा रहा था जावेद की लगभग मरी हुई आवाज़। काश गिन्नू ने एक बार जावेद को सुन लिया होता। और तभी कमरे में से एक भयानक चीख उभरी और दरवाज़ा के नीचे
हल्की सी खाली जगह से निकलकर खून बाहर निकलने लग गया। जावेद मर चुका था। तभी दूसरी तरफ कुएं के पास उस खाली वीरान मकान में लिली फंस चुकी थी। कभी जावेद को, कभी अमर और कभी कनक को आवाज़ लगाते लगाते उसके भीतर का सारा पानी सूख गया था। इस वक्त वो हद से अधिक प्यासी थी। रात के अंधेरे में वो मकान और अधिक डरावना लग रहा था। सालों पहले यहाँ प्रज्ञा का परिवार रहा करता था। लिली अब तक समझ चुकी थी इस खंडर में वो अकेली नहीं थी, कोई था बिल्कुल उसके आसपास। कभी उसके कदमों की आहट, कभी आहिस्ते से उसका हंसना और कभी बेहद ठंडी रुलाई। लिली महसूस कर रही थी ये सब। कभी यूं ही चमगादड़ अचानक से फड़फड़ाने लगती तो कभी बाहर बंदे कुएं में किसी चीज के गिरने की छपाक की जोरदार आवाज। लिली चौंक पड़ती। तभी उस कमरे में अचानक से ठंड बढ़ने लगी। इतनी ठंड कि उस अंधेरे कमरे में ठंड की एक मोटी परत यानी धुंध नजर आने लगी। लिली कांप रही थी। लिली ने देखा दरवाजे पर जहाँ चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी वहाँ कोई बैठा था। सफ़ेद फ्रॉक पहने, खुले हुए बेतरतीब से बिखरे बाल, वो अपना सर घुटनों में रखकर बैठी थी। उसके हाथ में एक गुड़िया भी थी। लिली भी तो इस वक्त कुछ इस तरह ही बैठी थी, लेकिन वो कोई पारदर्शी सी आकृति लग रही थी। हवा चलती तो वो किसी सूखे पत्ते की तरह हिलने लगती। लिली को याद आया, ऐसी थी तो कोई बच्ची कल उसे यहाँ लेकर आई थी, लेकिन वो कितनी जीवंत लग रही थी और ये जैसे सालों से मौत का सन्नाटा ओढ़े बैठी है। बहुत देर तक लिली उसे उसी तरह बैठी हुई देखती रही और फिर उसने सवाल किया, तुम कौन हो? देखो, मुझे बता दो, मेरा दोस्त कहाँ है? मुझे क्यों यहाँ फंसा कर रखा है तुमने? लिली का विद्रोह उसके शब्दों में झलक रहा था। लिली के जहरीले शब्द भी वातावरण के इस सन्नाटे को तोड़ नहीं पाए। वो अभी भी दरवाजे पर वैसे ही बैठी थी। लिली ने एक बार फिर उसके बगल से दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वैसा ही हुआ, जिससे कि उसका यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। जैसे ही वो उठकर दरवाजे की तरफ जाती, अचानक से बाहर से अनगिनत चमगादड़ों का झुंड भीतर आने लगता। दरवाजे आपस में जोर जोर से टकराने लगते और लिली डर कर 4 कदम पीछे चली जाती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद लिली ने देखा वो आकृति भी इस वक्त दरवाजे से गायब थी। कमरे में अनचाहा ठंड भी नदारद था, लेकिन तभी कुछ हुआ और किसी सिनेमा के चलचित्र की तरह दरवाज़ा दीवारें बदलने लगी। अंधेरे सीलन से भरे कमरे अचानक जगमगा उठे। लिली जिस कमरे में थी वहाँ बहुत से लोग दिखने लगे। कोई फूल के मालाओं को हाथ में लिए, कोई कटे हुए फल और मिठाई के साथ, कोई दरवाजे में तोरण लगा रहा था। कमरे के बिल्कुल बीच में कोई पूजा चल रही थी। पंडित जी आसन में बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। बड़ा भक्तिमय माहौल था। लिली तो जैसे कल्पना और वास्तविकता के बीच का फर्क ही भूल गई थी। वो आंखें घुमा कर चारों तरफ देख रही थी और उस दरवाजे के किनारे फिर वो दिखी, वही सफ़ेद फ्रॉक पहने, वही 7-8 साल की प्यारी सी लड़की, लेकिन थोड़ी घबराई हुई भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मंत्रों की आवाज़, अगरबत्ती की खुशबू उसे परेशान कर रही हो। पूरा घर इस वक्त लोगों से खचाखच भरा था, लेकिन इतने लोगों में वो अकेली उदास क्यों है? लिली ने देखा वो दरवाजे से हटकर जाने लगी। लिली भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो छोटी लड़की प्रज्ञा थी। उसके हाथ में एक प्यारी सी गुड़िया भी थी। वो कुएं के पास खड़ी खेल रही थी। ऐसा लगता जैसे उस गुड़िया से में ही उसकी जान बसती हो। वो उससे बातें कर रही थी, उसके साथ मुस्कुरा रही थी और कभी कुछ सोचकर खामोश हो जाती। उसके आंखों से लुढ़क कर आंसुओं के कुछ बूंदे नीचे टपकने लगती। लिली एकटक उसे ही देख रही थी। तभी प्रज्ञा के हाथों से फिसल कर उसकी गुड़िया नीचे जा गिरी और इसके लगभग चंद सेकंड बाद ही
एक जोरदार की छपाक की आवाज़ हुई और प्रज्ञा खुद ही उस कुएं में कूद गई। लिली को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से आत्मा को एक झटके में खींचकर बाहर निकाल दिया हो। वो अपनी मौत दोहरा रही थी, लेकिन लिली कहाँ समझ पाई थी कि ये जो उसने अभी अभी देखा है वो तो कई सालों पहले बीत चुका था। वो दौड़कर कुएं के किनारे गई। उसने हर तरफ आवाज़ दी, घर के भीतर की भीड़ को भी बहुत पुकारा, लेकिन सभी तो पूजा में व्यस्त थे। चाह कर भी लिली कुछ नहीं कर पा रही थी। किसी चीज़ को हाथ लगाती तो वो चीज़ रेत की तरह उसके हाथों से फिसल जाती। वो चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे उसके भीतर ही कहीं घुटकर रह जाती। और फिर कुछ देर बाद जब वो कुएं में देखने गई, तब तक कुएं का पानी शांत हो चुका था। प्रज्ञा को निगल गया था ये विशाल कुआं। पानी के सतह में तैर रही थी उसकी प्लास्टिक की वो गुड़िया। लिली चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। आखिर अभी अभी अपनी आंखों के सामने उसने एक छोटे से बच्चे की मौत देखी थी, लेकिन तभी फिर कुछ बदला। अब उस पूजा वाले घर में मातम फैला था। लिली एक कोने में खड़ी लोगों को सुन रही थी। कुछ आस पड़ोस के लोग थे वहाँ, और प्रज्ञा के माता पिता थे जो उदासी से एक कोने में बैठे थे। प्रज्ञा की माँ नीलिमा तो जैसे सिसक भी रही थी। उन्हीं सभी उन्हें सांत्वना दे रहे थे। नीलिमा जी जब अपनी रुलाई को संभाल नहीं पाई तो वे दौड़कर ऊपरी मंजिल के एक कमरे में चली गई। वहाँ जाकर वो फपक कर रोने लगी। लिली भी उनके पीछे उसी कमरे में चली गई। वे प्रज्ञा की माँ को संभालना चाहती थी, लेकिन वो कहाँ छू पा रही थी उन्हें। वो बस किसी मूक दर्शक सी बनी देख रही थी सब कुछ। तभी वहाँ सुब्रतो दास आते हैं। आते ही वे अपनी पत्नी के पास घुटने टेक कर बैठते हैं और आहिस्ते आहिस्ते उनके पीठ को सहलाने लगते हैं। नीलिमा जी अपनी फूट रही रुलाई को जबड़े भींच कर रोकने की कोशिश करती हैं। सुब्रतो दास ने पहले सहलाते हुए अचानक हरकत बदली और बड़ी बेरहमी से उन्होंने नीलिमा जी के पीछे बालों को जोर से खींचा। चीख पड़ी थी नीलिमा जी, और दरवाजे के ओट में खड़ी लिली भी चौंक गई थी। सुब्रतो दास अब फुसफुसा कर नीलिमा जी से कह रहे थे, इतना नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे कल की जाने वाली आज चली गई, फिर क्यों इतना रोने का नाटक कर रही है? देखो सेहत बिगड़ी तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा। याद रखना है, इस बार तुम्हारे पेट में मेरा लड़का पल रहा है। उसी की सलामती के लिए ना हम ये पूजा करवा रहे थे। और देखो ईश्वर भी शायद हमारी मन का समझ कर पहले ही इस मुसीबत को हमारे रास्ते से हटा दिया उन्होंने। अरे इसके होने पर भला हमारे बेटे के परवरिश में रुकावट नहीं आती। देखो नीलिमा, हम तो उसे धीमा जहर दे ही रहे थे ना हर दिन। साल 2 साल में वो खुद ही मर जाती। उसका मुंह त्याग दो और सिर्फ बेटे का ख्याल रखो। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हर हफ्ते हम इस पागल को दिखाते थे मनोचिकित्सक को, लेकिन दवाई इसे पहाड़ी वाले बाबा का ही दे रहे थे। दवाई जो आहिस्ते आहिस्ते जहर का काम करती है और एक इंसान को ले डूबती है। चलो अब मैंने केसर वाला दूध मंगवाया है, उसे पी लो। जानती हो ना केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। नीलिमा जो अब तक आहिस्ते आहिस्ते सुबक रही थी, अचानक वो खड़ी हुई। उसने घूरकर सुब्रतो जी को देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोलने लगी, और अगर इस बार भी बेटी हुई तो क्या करेंगे आप? इसे भी मार देंगे? मेरी बेटी को पागल आप लोगों ने किया था, समझे? आप और आपके पहाड़ी वाले बाबा ने मिलकर न जाने ऐसी कौन सी औषधि पिलाई मुझे कि कोख में ही मेरे बच्चे का दिमाग खराब हो गया। अरे उस बार भी तो मैं उन्होंने कहा था कि कोख में बेटा ही हो, इसके लिए ये दवाई दे रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ? और इस बार आप वही दवाइयाँ फिर से दे रही हैं मुझे। देखिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि केसर वाला दूध तो बहाना है, आप तो उसमें मिलाकर मुझे कोई बाबा की औषधियाँ पिलाते हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों है आपको बेटियों से?
मेरी फूल सी बच्ची को आपने ही मार डाला। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। लिली वहां खड़ी जड़ हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था सुब्रतो दास के जैसे मानसिकता वाले लोग भी होते हैं। उसका सिर घूमने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा और झटकने लगी, और फिर जैसे ही आंखें खोली, फिर वही सीलन भरा अंधेरा कमरा मौजूद था। हालांकि इस वक्त इस कमरे में हल्की दूधिया रोशनी भी थी। उसने देखा प्रज्ञा अभी भी दरवाजे पर बैठी थी। अब लिली को प्रज्ञा से डर नहीं लग रहा था, उसे हमदर्दी महसूस हो रही थी उससे। लिली की आंखों से भी इस वक्त अविरल धाराएं बह रही थी। सोच रही थी, क्या मौत ऐसी भी होती है? एक छोटी सी बच्चे को मारने के लिए इतने षड्यंत्र रचे जा रहे सकते हैं। क्या आज भी इस समाज को बेटे ही चाहिए, बेटियां नहीं? कितना निष्ठुर था प्रज्ञा का परिवार। लिली सोच रही थी, ना जाने ये सब कब बीता होगा। वो एक बार मिलना चाहती थी नीलिमा से। वो देखना चाहती थी कि क्या प्रज्ञा की मौत के बाद उनकी दूसरी संतान जिंदा है अभी या नहीं। कहीं सुब्रतो दास जैसे नरपिशाच ने उसे भी मार दिया। हर वक्त अच्छाई को मुखौटा पहने सुब्रतो दास भीतर के कितने बड़े पिशाच थे, ये तो लिली देख ही चुकी थी। उनकी बुराइयों ने ही तो एक मासूम सी जान को आज की बड़ी बुरी ताकत बनने को मजबूर कर दिया। तभी तो आज वो घिनू जैसे शैतान की मदद कर रही थी। ना जाने घिनू ने उसे अपनी कौन सी झूठी कहानी सुनाई होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल लिली अब प्रज्ञा के लिए एक सही रास्ता बन गई थी। पहली बार प्रज्ञा ने किसी इंसान को अपनी आप बीती दिखाई थी, और लिली का चुनाव बिल्कुल सही साबित होने वाला था। कुणाल और उसकी माँ को लापता हुए लगभग 1.5 महीने हो चुके थे। इस बीच जावेद और उसके 2 दोस्त मारे जा चुके थे। एक लिली बची थी जो फिलहाल लोगों के लिए लापता ही थी, लेकिन वो जिंदा थी। घाटी में मौत का खौफ इन दिनों कुछ कम हो गया था। ठिठुरती ठंड दस्तक दे रही थी। जीवन एक लय में फिर से शुरू हो गया था। अखिलेश जी भी इन दिनों सामान्य दिनचर्या में ही जी रहे थे। अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया था उन्होंने। आखिर 1.5 महीने बीत गए थे और अब तक वे शकुंतला जी को तलाश नहीं कर पाए थे। पुलिस भी इन मामलों में धीमा काम करती है। उन्होंने तो ये तक मान लिया था कि शकुंतला जी अपनी इच्छा के साथ किसी के साथ भाग गई है। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। उस दिन ठंड तो थी, उस पर से मौसम में काफ़ी खराब हो रहा था। रह रह कर तूफानी हवाएं लोगों के घरों में दस्तक दे रही थी। ये रात का वक्त था जब अखिलेश परमंजी के हवेली के बाहर एक बेहद पुरानी खटारी सी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर की सीट से एक अधेड़ बाहर निकले और उन्होंने अखिलेश जी को तलाशा। अखिलेश जी जब बाहर आए तो उनके होश ही उड़ गए। अधेड़ आदमी के साथ उस गाड़ी में शकुंतला जी और उनका बेटा कुणाल भी था। कुणाल तो ठीक ठाक ही था, लेकिन शकुंतला जी को देख के लग रहा था जैसे वो मरणासन पर थी। बेहद कमज़ोर हो गई थी वे। आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई, होठों पर पपड़ियाँ जमी हुई थी। कुछ नहीं बोली। कुणाल को लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उनका बर्ताव ऐसा था जैसे वो अपने बेटे के साथ कुछ घंटों के लिए पार्क में टहलने गई थी और अब घर लौट कर आई हो। जैसे उनका इतने दिनों तक गायब रहना कोई बड़ी बात ही ना हो। वो कहाँ जानती थी उनके पीछे अखिलेश जी ने ना जाने क्या क्या सहा था। पत्नी और बेटे की जुदाई का कम तो था ही, लेकिन ये समाज भी कहाँ हजम कर पाया था ये बात कि एक स्त्री घर से सिर्फ अपने बच्चे की सलामती की वजह से भाग गई हो। लोग बातें बना रहे थे, उनकी पत्नी को बेहया और अखिलेश जी को नामर्द साबित करने पर लगे हुए थे। खैर, अखिलेश जी ने एक चैन की सांस ली। अखिलेश जी को उस अधेड़ ने बताया कि लगभग 1.5 महीने पहले ये औरत यानी शकुंतला जी उनके पास रोते भागते हुए आई थी। उन्होंने बताया
कि मेरा घर उसी पुरानी फैक्ट्री के पास ही है जहाँ एक समय में आग लग गई थी और सब कुछ जलकर तबाह हो गया था। घर में मैं और मेरी पैरालिसिस पत्नी रहते हैं। ये जब हमारे घर आई तो इसके साथ एक बच्चा था जिसकी हथेलियाँ पूरी तरह जली हुई थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसकी जलती हुई हथेलियों में नमक लगा हुआ था। हमने जल्द ही बच्चे के हाथों को पानी से धोया और उसकी पत्नी को किसी तरह चुप करवाया। पहले तो मुझे लगा बच्चा शायद गूंगा है, इसीलिए रोने की आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन मैंने बाद में गौर किया कि बच्चा तो रो ही नहीं रहा। खैर, उस दिन से आपकी पत्नी हमारे साथ थी। उसने एक दुख भरी कहानी हमें सुनाई और मेरी पत्नी को उस पर दया आ गई। तब से ये हमारे साथ थी। मुझे भी लगा कि मेरी पत्नी का ख्याल ये मुझसे बेहतर रख पाएगी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा। उसकी बातों से मैं समझ गया था ये आपकी पत्नी है, लेकिन चूंकि वो घर लौटना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी फ़ायदा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन आज शाम आपकी धर्मपत्नी ने मेरी पत्नी को एक डंडे से मारकर उसका बुरा हाल कर दिया। पहले तो मैं अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास ही गया था। वहाँ से लौटकर सबसे पहले आपकी पत्नी को यहाँ ले आया। दरअसल आज दोपहर आपका बेटा मेरी पैरालिसिस पत्नी के पास खेल रहा था, जब गलती से मेरी पत्नी के दाहिने हाथों से लगकर पानी का जग नीचे गिरा और वो जग कुणाल के पैरों में ही जा गिरा, जिससे उसके पाँव में हल्की चोट आ गई थी। बस फिर क्या, आपकी पत्नी ने आओ देखा न दाव डंडे से मेरी पत्नी पर वार करने लगी। देखिए अखिलेश जी, मुझे पक्का यकीन है आपकी पत्नी की मानसिक हालत बेहद जटिल हो गई है। आप एक बार इनका इलाज अच्छे से करवाइए। इतना बोलकर वो आदमी दंदनाते हुए वहाँ से बड़ी जल्दी ही निकल गए। उनके लहजे से ही मालूम चल रहा था कि शकुंतला जिससे खासा नाराज थे। अखिलेश जी भी कमरे की तरफ चल पड़े। मन ही मन वे सोच रहे थे कि कल सुबह ही वे उस अधेड़ के घर को तलाश कर उसकी पत्नी का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे और उनसे माफ़ी मांगाएंगे। अखिलेश जी को अब भी लग रहा था शकुंतला मानसिक पागल नहीं, बल्कि बेटे के प्यार में पागल थी। काश उन्होंने उस आदमी के बात को मान लिया होता। खैर, बर्मन विला में सभी कुणाल के लौट आने पर खुश थे, लेकिन अखिलेश जी उनके पत्नी के लौटने पर अधिक खुश थे। वक्त फिर बीतने लगा। इस बीच अखिलेश जी ने गौर किया, शकुंतला जी कुणाल की फिक्र में तो रहती है, लेकिन अब वो उसका ध्यान कुछ कम ही रखती है। उसके बाल नहीं बनाती, खाना भी कभी खिलाती कभी नहीं खिलाती। वे अजीब तरीके से खुद में ही व्यस्त रहने लगी थी। कभी किसी कोने में बैठी रहती, कभी छत पर अकेले खड़ी रहती। हाँ, लेकिन जब भी कुणाल को कहीं से चोट लगती और इसकी भनक होने लगती, तो जैसे वो नींद से जागती हो, वे बिना कुछ सोचे समझे लोगों पर हाथ उठाने लगती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। लेकिन एक दिन तड़के सुबह ही बर्मन विले में दस्तक हुई। इस वक्त तो सारे चौकीदार भी इधर उधर बैठे ऊँघ रहे थे। घर के बाहर फिर कोई बुजुर्ग खड़े थे। उनकी झक सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी, कंधे पर कपड़े का एक झोला लटका था, आंखों में दिव्य चमक और चेहरे में उत्सुकता। उनके हाथों में एक किताब भी थी। किताब का नाम श्राप था। अजीब बात थी, वे अखिलेश जी से नहीं बल्कि कुणाल से मिलना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुणाल से मिल पाते, बर्मन विले में आज कुछ बेहद बुरा हो गया। ये भोर का वक्त था। शकुंतला जी फिर एक बार कमरे से गायब थी। अक्सर ही रहा करती थी आजकल। अखिलेश जी ने देखा कुणाल भी अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तुतलाती आवाज़ में वो माँ को अच्छे से पुकार लेता है। अखिलेश जी कुणाल को लेकर छत की तरफ बढ़ने लगे। आजकल शकुंतला जी ज़्यादातर छत पर ही बैठी रहती थी। पूछने पर बोलती,
वे छत पर बैठकर तारों से बात करती है। उन सितारों में एक उन्हीं उनकी माँ है ना, वो वही थी। छत के एक कोने में बैठी शून्य आंखों से आसमान की तरफ ताकती अखिलेश जी ने कुणाल को अपने गोद से नीचे उतारा और खुद भी शकुंतला जी के करीब बैठ गए। कुणाल छत पर इधर उधर खेलने लगा। विशाल हवेली के विशाल छत के ऊपर भी 2 कमरे का एक सर्वेंट हाउस था, जिसके छत पर जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां बनी थी। अखिलेश जी ने देखा कुणाल धीरे धीरे लोहे की सीढ़ियों पर चल रहा है। वो खेलने में मगन है और उसकी पत्नी आसमान को निहार रही है। वे वहां से उठकर कुणाल को आवाज देने लगी। वे जानते थे अगर कुणाल ज्यादा ऊंचाई पर चला गया और गिर जाए तो उससे गंभीर चोट लग सकती थी। वे मर भी सकता था। वे उसे रोकने ही तो जा रहे थे, लेकिन तभी उनके भीतर जैसे कोई शैतान जाग गया। उन्होंने मुड़कर अपनी पत्नी को देखा और ख्याल आया कितना सुकून था उस वक्त जब कुणाल नहीं था। उनकी पत्नी दिन हो या रात हमेशा उनके पीछे पीछे ही घुमा करती थी, लेकिन अब क्या हाल बना दिया है इस एक असामान्य बच्चे ने उन दोनों के रिश्ते की। क्या होगा अगर आज कुणाल मर ही जाए तो? एक अंतहीन चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शकुंतला जी के भीतर से माँ की मौत होगी और उनकी पहले वाली पत्नी वापस आ जाएगी। इस अजीब से बच्चे के साथ आखिर उन दोनों का भविष्य भी क्या था? वे हमेशा उन दोनों उस बच्चे के हिस्से के दर्द को झेलते आ रहे हैं। कैसा तो बेदर्द बच्चा था वो, बड़े से बड़े जख्म भी पर भी रोता नहीं। अच्छा हो अगर आज हमेशा के लिए वो शांत हो जाए। यह अजीब से विचार आज उनके दिमाग पर हावी हो रहा था। कभी उनका मन इन विचारों पर उन्हें धिक्कार भी रहा था, तो कहीं वे बस एक पति और एक पुरुष बनकर सोच रहे थे। कुणाल अब भी लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा था। एक पल के लिए भी इस वक्त अगर शकुंतला जी की नज़र कुणाल पर पड़ती तो शायद सब कुछ बदल सकता था, लेकिन उनकी तंद्रा तब टूटी जब थप की एक जोरदार आवाज़ छत पर गूंज गई। ये आवाज़ इतनी जोरदार थी कि बाहर मुख्य दरवाज़े पर इंतज़ार कर रहे बुजुर्ग ने भी साफ साफ सुनी। उन्हें आभास हो गया जिस अनर्थ को रोकने वे इतनी दूर से आए थे वो घट चुका था। विनाश की शुरुआत अब होने ही वाली थी। लगभग 2-3 सीढ़ियाँ ही चढ़ी होंगी अखिलेश जी ने जब ऊपर की सबसे आखिरी सीढ़ी से नीचे कूद गया था कुणाल। उसे कूदते हुए अखिलेश जी ने साफ देखा था। वे चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन वैसा किया नहीं था उन्होंने। टाइल्स लगे छत पर अब खून फैलने लगा था। वे बे आवाज़ ही पैदा हुआ वो बच्चा बे आवाज़ ही आज मारा गया था। कौन जानता था वो अपनों से एक बार और ठगा गया था। ना जाने उसकी मौत अब कौन सी तबाही लाएगी।